ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आजकल जो भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं वो ये सवाल करते हैं कि इलेक्शन होंगे। हमने कहा ऐलान तो हुआ है, शेड्यूल भी आया हुआ है, इलेक्शन तो होंगे। वो सही सवाल करते हैं। हाँ, लेकिन आज़ादाना होंगे, मुनसिफाना होंगे, ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऐसा है। इस पर हम प्रोग्राम में अब बात करेंगे। इसके अलावा एक बलोच कलदम तंजीम के कमांडर ने हथियार डाले हैं। उन्होंने कहा हम किसी के बहकावे में आ गए थे, हमने बहुत गलत किया, हमें निदामत है और अब हम कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं गज़ा की सूरत हाल से, और इसमें भी नज़रें हैं न्यूयॉर्क पर, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल पिछले 2-4 दिनों से कोशिश कर रही है कि हम फायरबंदी की एक करारदाद लाएं। मुत्तहदा अरब अमारात ने एक प्रपोज़ल ड्राफ्ट किया था इतवार को, लेकिन उसमें ताख़ीर होती रही, तातुल आता रहा, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि अगर आप इसकी लैंग्वेज, इसकी ज़बान, इसका मतन जो है वो थोड़ा सा हल्का कर लें तो हमें वीटो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं न्यूयॉर्क से, वो ये लग ये रहा है कि मामला एक मरतबा फिर वीटो की तरफ जा रहा है, और अगर ये अमेरिका ने इस दफ़ा फिर किया तो ये उसका तीसरा वीटो होगा फायरबंदी की कोशिश के हवाले से। हम जानते हैं कि बाकी दुनिया जो है उसमें अब ये राय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आई है कि जितने हलाकतें हुई हैं, जितने तबाही हुई है गज़ा में, फायरबंदी नागुज़ीर है ताकि वहाँ पे इमदाद पहुँचाई जाए। इसके साथ ही वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक मरतबा फिर कहा है कि हम नहीं रुकेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता और हम हमास तक जाएंगे। इस पे बात कर रहा हूँ। अमेरिका की आपको पता है फरमाइश क्या है कि सर हम वीटो नहीं करेंगे, लेकिन आप ये नुकात शामिल कर लें, फरमाइश चेक करें। वो ये कह रहे हैं कि इस करारदाद में हमास की भरपूर मज़म्मत की जाए, चलें ठीक है, वह करनी चाहिए, लेकिन इसराइल की बिल्कुल ना की जाए, बल्कि इसराइल का जो लेजिटिमेट हक़ दिफा है उसकी हिमायत की जाए। हाँ, वो दो मामूली शराइत हैं। हाँ। अगर बाकी दुनिया मान ले तो अमेरिका वीटो नहीं करेगा। हाँ। मतलब वीटो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जैसे एक आम शहरी है और एक डाकू पिस्तौल लेके उसने हैंड्स अप करवाया हुआ है। मतलब 192 कंट्रीज़ हैं यूएन के जो मेंबर, 194, एक मुल्क यरगमाल बना सकता है, ये हो रहा है। और फिर वो कहते हैं अच्छा, और इस सिचुएशन में भी अगर अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर पा रहा है, कुछ भी, तो उसे सलाम है। हाँ, हालांकि हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं यूएन को, लेकिन वहाँ पे बेशतर मुल्क जो हैं वो एक साइड पर हैं, अमेरिका और बरतानिया दूसरी साइड पर हैं। ये एक उम्मीद बन रही थी कि शायद रीथिंक करेगा अमेरिका, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, नेतन्याहू का जो आपने जिक्र किया कि जी उन्होंने ये एक बयान दिया है, वहाँ से बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। मसलन एक तरफ पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में CIA, मोसाद और कतर अथॉरिटीज़ हैं, वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि नई जो है ह्यूमैनिटेरियन पॉज जी वो कहाँ से लाया जाए। लेकिन अब ज़्यादातर आलमी बरादरी जो है वो कह रही यार ह्यूमैनिटेरियन पॉज बहुत हो गया, अब या तो परमानेंट जंग बंदी कराओ जैसे होती है, या फिर यह है कि ये सिलसिला चलता रहे। अच्छा, वो ब्लो हॉट ये इसराइल में हो रहा है। मसलन इसराइली जो सदर हैं वो ये कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा पॉज होना चाहिए, जबकि उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू उन्होंने कहा है कि हमारे गोल्स जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, हम चाहते हैं कि हमास का जड़ से ख़ात्मा कर दें, यरगमालियों की महफूज रिहाई हो जाए और गज़ा की जानिब से इसराइल को लाह ख़तरात का तदारुक हो। अब ये जो आखिरी है ये मेरी समझ में नहीं आई कि गज़ा की, जब आप हमास का तदारुक कर देंगे तो फिर गज़ा की तरफ से लाह ख़तरात, ये तीसरी शर्त रखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जाहिर है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता है तो हम तो क्लियर हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जंग रोक देंगे अपने गोल्स हासिल किए बगैर, वो दरअसल अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अच्छा, जो हमास के रहनुमा हैं इस्माइल हानिया, वो हैं तो काहिरा में। अच्छा, वो काहिरा में इसलिए हैं कि किसी भी वक्त जो है वो जो पोलैंड में हो रहा है उससे अगर कुछ होता है कि तो काहिरा में वो इसलिए हैं कि उनसे भी बात की जाए कि भाई अब आप क्या चाहते हैं।
तो उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया है। उन्होंने कहा जी बहुत हो गया ह्यूमैनिटेरियन पॉज, और उसके बाद जो अब तक इसराइल कर रहा है, आज तक जिस तरह की बमबारी कर रहा है, अब हम ये नहीं करेंगे। अगर आपको यरगमाली छुड़वाने हैं तो फिर ये है कि भाई जंग बंदी करो इंसानों की तरह। अब चीज़ें जो हैं वो न्यूयॉर्क में भी अप इन द एयर हैं, और जो मिडल ईस्ट का जो थिएटर है उसमें भी अप इन द एयर है। अच्छा, एक बड़ा मज़े का मैं अल जज़ीरा पे एक एनालिसिस पढ़ रहा था कि इसराइल का जो प्लान बी है वो क्या है। इसराइल ओरिजिनली गज़ा को जो है वहाँ से सारे लोगों को निकालना चाह रहा था, 23 लाख को। असल ख्वाहिश उसकी ये थी और प्लान भी था उसका, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तो नहीं हो पा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा चंद हज़ार लोग जो हैं बेचारे, जो बहुत ही मुतासिर हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन मेन आबादी जो है उसका कोई इरादा नहीं है। हालांकि 24 घंटे जो है उनके खिलाफ बमबारी हो रही है, लिहाजा अब इसराइल क्या करे। तो अब उसकी स्ट्रेटजी ये है कि कम से कम गज़ा को चांद की सतह में तब्दील कर दे, कि वहाँ कोई इंसानी जो रिहाइश है उसके वो नाकाबिल हो जाए। इसीलिए आप देखें कि एक एक चीज़ जो मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है वो चुन चुन के टारगेट हो रही है। मसाजिद, बेकरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक हॉस्पिटल, कब्रिस्तानों में उन्होंने टैंक गुजार दिए हैं। तो मतलब उससे ज़्यादा आप क्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं टनल्स में भी पानी भर देते हैं, तो टनल्स में पानी भरने से तो कुछ नहीं होगा। वो जो खेत हैं ऊपर वो मुस्तकिल बर्बाद, इरादा उनका ये है कि वो ये कर लें। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के जो इमदादी इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि 1 घंटे बाद जंग बंदी हो जाती है, तब भी पिछले 2 महीने के अंदर गज़ा की जो 90% आबादी है वो ख़त्ते गुरबत से नीचे जा चुकी है। अच्छा, और अगर तामीर नौ की बात की जाए तो 7 अक्टूबर को हमला हुआ ना, 6 अक्टूबर की पोजीशन पे जाने के लिए गज़ा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई साल चाहिए। अच्छा, हालांकि वो पोजीशन भी कोई इतनी आला नहीं थी, जो भी थी, लेकिन 6 की, हाँ, 6 अक्टूबर इवन वो सिचुएशन भी जो है बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी। लेकिन हाँ, इसराइल का बस जो है अब जाहिर है कि इन फैक्टर्स पे तो नहीं चल रहा। तो अब वो गुस्सा कहाँ निकाल रहा है? वो गुस्सा निकाल रहा है कैदियों पे। एक सरकर्दा फ़लस्तीनी रहनुमा है मुस्तफ़ा अल बरगोती, उन्होंने कुछ घंटे पहले कहा है कि इसराइल जिस फ़लस्तीनी को भी रिहा कर रहा है वो अपने ऊपर होने वाली जो भी बीत रही है उसकी तफसील बता रहा है। जो भी यरगमाली कैदी जो अब तक रिहा हुए हैं वो बताते हैं कि जो सबसे बड़ा गज़ा का हॉस्पिटल था शफ़ा, उसके डायरेक्टर समेत लगभग 1000 से ज़ायद कैदियों पे मुसलसल जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी के कन्फेशन हासिल किए जा सकें कि जी ये था वो था हमास का सेटअप। अच्छा, इनमें से कई उम्र रसीदा कैदी जो हैं वो अंडर अरेस्ट हलाक हो चुके हैं। अच्छा, तफ्तीश के दौरान ये मामूल की बात है कि जी बिजली के झटके दे दिए जाएं, छत से लटका दिया जाए, वाटर बोर्डिंग की जाए और नफ्सियाती अजियत दी जाए। वाटर बोर्डिंग क्या होती है? ये जो गुआंतानामो बे में नहीं कर रहे थे कैदियों को, जिस पे आपको ये इफेक्ट होता है जैसे आप ड्राउन कर रहे हैं, आपको बेसिकली सफोकेट करते हैं, ऊपर पानी गिराते हैं बहुत ज़्यादा, आपको सांस नहीं आती। तो ये इन्होंने तरीक़ा जो है अमेरिकन CIA से मेरा ख्याल है हासिल किया है। अच्छा, ये जो कैदी हैं, ये जो खाली फ़ौजी बैरक्स हैं जनूबी इसराइल में, बेरशेबा का जो कस्बा है वहाँ पे अबेंडेंड बैरक्स हैं, उनमें ठूंसा हुआ है उन्हें। अच्छा, उसमें हर उम्र के कैदी शामिल हैं और रेड क्रॉस समेत किसी को भी उनसे रब्ते की इजाज़त नहीं है। बल्कि ये एक आम बात है, जो एनी शाहिद हैं जो अब रिहा हो गए हैं, आई विश के ये सारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक जा सके, लेकिन ये मेरी सिर्फ ख़याम खाली है। उनका ये कहना है कि जी वो आराम से कि जी वो पूछते हैं जी हमास का तुम्हें पता है, फलाना 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 तुम्हारे आसपास था, वो कहता है जी मुझे क्या पता है, आराम से टांग तोड़ देते हैं, बाजू निकाल देते हैं। यानी कोई बात ही नहीं है ये ना, इसलिए पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, वजह ये है कि उन्हें बताया गया है कि ये लोग हैं, ये इंसान नहीं है, ये 2 टांगों पे चलने वाली इंसान नुमा जानवर हैं।
ये तदरीसी किताबों से लेके और आर्मी की जो ट्रेनिंग है उन सब में बताया गया है। तो अब जाहिर है कि वो उस हिसाब से ना कोई उन्हें गिल्ट है, ना उन्हें कोई टेंशन है कि मतलब कॉकरोच को मारने में आपको क्या टेंशन होती है। वो मजहबी जज्बे से सरशार हैं, नफरत कूट कूट के भरी हुई है, तो उनके लिए तो ये फन एंड गेम्स है। हमने कितनी स्टोरीज चलाई हैं जिसमें उनको एक पल के लिए वो सोचते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन इनमें से सब हम तो बकबक कर रहे हैं ना, आप किसी वेस्टर्न न्यूज़पेपर को उठा के देख लें, ये कहानियाँ नहीं आपको नज़र आएंगी। और अच्छा एक और चीज़ अब होती, रेड सी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है, कल ज़रार ने भी उस पर तफसील से रोशनी डाली थी। अब कोई 10 ममालिक जो ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक हैं और अमेरिका, वो रेड सी में उन्होंने कहा है कि अब हम इनका पक्का बंदोबस्त करेंगे हूसियों का। अच्छा उन्होंने क्या, हुसियों ने क्या कहा है कि भाई साहब मोस्ट वेलकम, आ जाइए, आप भी आ जाएं। इसलिए कि वो तो 2014 से ये भुगत रहे हैं कारपेट बॉम्बिंग, तो उन्होंने कहा जी आप भी अपना जाके शौक़ पूरा कर लें। अच्छा टाइम्स ऑफ इसराइल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ छपी 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ी। उन्होंने कहा जी कि रेड सी तो अब वल्नरेबल है और दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने मशवरा दिया। लेटेस्ट ग्रीस है, ग्रीस में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं कंपनियां, पनामा, ग्रीस वगैरह में। तो ग्रीस ने कहा है कि नहीं, अब आप जो हैं वो रूट चेंज करें लंबा वाला। अब ज़ाहिर है इंश्योरेंस के और फ्रेट के चार्जेस डेफिनेटली बढ़ गए, तो उसका तोड़ ये निकाला गया है। अब ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है कि ज़मीनी रास्ता इख्तियार किया जाए। ज़मीनी रास्ता कैसा, मसलन यूएई से माल चलेगा, सऊदी अरब से होता हुआ जॉर्डन जाएगा और जॉर्डन से इसराइल चला जाएगा। अच्छा इसकी जॉर्डन की तरफ से एक हल्की फुल्की सी तरदीद आई है कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें वो नहीं है, जज्बा नहीं है कि यार ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बकवास है, उस तरह का कोई लेवल नहीं है। तो अंदर खाने ये खाते भी चल रहे हैं। और वो जो हूसियों की कोएलिशन है के ख़िलाफ़ जो कोएलिशन है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन तो शामिल हो गया है और किसी ने नहीं पूछा यूएई समेत और सऊदी, भाई साहब तेरा क्या है, तू क्यों इस चक्कर में पड़ रहा है ना। तो एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में यहाँ पे और वापस आते हैं तो थोड़ा मुल्क के अंदर जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है थोड़ा इस पर बात करते हैं। जी तो प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। सब लोग एक दूसरे से यही सवाल कर रहे हैं कि भाई ये 8 फरवरी को इलेक्शन होगा भी या नहीं। गो के ऐलान हो चुका है, शेड्यूल आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि इलेक्शन होकर रहेगा, लेकिन ये भी बिल्कुल वाज़े होता जा रहा है कि ये किस किस्म का इलेक्शन होगा। 9 मई के बाद जिस तरह से 7 महीने में पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है, अगर उसके बाद भी किसी को ये तवक्को थी कि कुछ थोड़ा बहुत जो है उन्हें उन पर हाथ हल्का होगा, उन्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, तो अब ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि शायद ऐसा ना हो। आज पीटीआई के जो आजकल जो चेयरमैन हैं गौहर खान, उन्होंने अली ज़फ़र साहब के साथ एक प्रेस टॉक की। उन्होंने कहा जी खान साहब जेल में हैं, लेकिन पूरा उनका इरादा है कि इलेक्शन लड़ेंगे, 3 हल्कों से लड़ेंगे, और से मियाँ वाली से, इस्लामाबाद से। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं। इसी तरह एक बड़ा सवाल ये है कि जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई को अलॉट होगा या नहीं, उस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी। लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़ के ये कि शरीफ फैमिली हो, जरदारी फैमिली हो, दीगर हमारे सियासतदान हो, सब अपने अपने हलकों से फॉर्म्स वसूल कर रहे हैं, जमा भी करा रहे हैं, लेकिन पीटीआई के लीडर्स जो हैं, मतलब मैं सुन के हैरान रह गया कि यार ये इस लेवल तक। उन्होंने शिकायत दी कि गौहर खान ने कि जी के शाह महमूद कुरैशी साहब के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास सारे फॉर्म्स हर चीज़ जमा थी, लेकिन वो आके उनसे कोई छीन गया। तो क्या कहा उन्होंने, ज़रा सा सुन भी लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नामिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए, पर उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था, उसमें उनका एफिडेविट, उसमें उनके कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उसके एनओसीज, वो भी सारे लिए गए हैं। अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ये शैम इलेक्शन होगा। किसने छीना है? मतलब कोई भी नामालूम हो सकता है, कोई कई तरह के शरारती लौंडे इधर उधर घूम रहे होते हैं। हाँ, मतलब कोई भी हो सकता है, तफरीह ली होती है। इसी प्रेस टॉक में मतलब अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है जरूरी तो नहीं है, नहीं जरूरी थोड़ी। हमारा तो एक्चुअली
ध्यान ही नहीं है, हमारा तो ध्यान ही नहीं है। हाँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें, कागजात नामजदगी अगर वही दाखिल नहीं करने देंगे तो ये कैसे आगे चलेगा। तो अच्छा, इसमें ये है कि जाहिर है कि पीटीआई भी वो कर रही है, तो तोड़ तो कर रही है या सोच रही है कि तोड़ वो कर लेगी। क्या करेंगे वो? तो अदालत में जाएंगे। दो तीन चीज़ें हैं ना। एक तो उन्होंने कहा, सोचा कि जलसे तो नहीं करने देंगे, उन्होंने कहा डिजिटल से। अच्छा, डिजिटल जलसे भी नहीं उन्हें करने ही दी जाएंगे, खबर तो तब भी बनेगी ना, और वो ज़्यादा बड़ी खबर बनेगी। जलसा हो जाए वो इतनी बड़ी खबर नहीं बनेगी, उसको रोकेंगे तो वो ज़ाहिर ज़्यादा खबर बनेगी। तो पीटीआई भी यही चाहती है कि ये विन विन सिचुएशन है। अच्छा, जेल में जो है वो खान साहब हैं, लेकिन उन पे जो है वो तोशाखाना केस का जो फैसला महफूज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो किसी भी वक्त सामने आ सकता है, इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, तो उस पर भी दारोमदार है। लेकिन ये है कि फ़र्ज़ करें कि वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं या फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ आ जाता है, तो भी खबर बनेगी। टेम्पो बन रहा है ना, उस मतलब पीटीआई के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अच्छा, सनम जावेद भी जेल में कैद हैं, जो पीटीआई की खातून रहनुमा है। उन्होंने कहा जी वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कागजात दाखिल करा रही है, वो भी जेल में है, इलेक्शन नहीं। अच्छा, पीटीआई की जो बेशतर क़यादत है, या तो पतली गली से निकल चुकी है, या प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए अपने गुनाहों से तायब हो चुकी है, या जो दो पार्टियां और निकाली गई हैं या जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें शामिल हो गई है। बाकी जो हैं उनमें से रोपोश हैं, और जो ऊपर की क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी जैसे हो गए, परवेज़ इलाही हो गए, यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद हैं, एजाज़ चौधरी हैं, फिरदौस शमीम नकवी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, हलीम आदिल शेख, फ़ारूक हबीब वगैरह, वो ऑलरेडी जेल में हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या जेल में रहते हुए कानून क्या कहता है कि कोई लीडर इलेक्शन लड़ सकता है? मुलजिम तो वो है ना, मुकदमा तो उस पर है ना। ये कानून इस बारे में क्लियर है कि जब तक वो कन्विक्ट नहीं है तो लड़ सकता है, वो एलिजिबल है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि जब उसने इलेक्शन लड़ा तब तक भी वो कन्विक्ट नहीं था, बाद में कन्विक्ट हो गया, तो कानून ये कहता है कि फिर जाहिर है कि अगर कोई उसे चैलेंज करता है तो उसे नाअहल करार दिया जा सकता है। आज मैं बीबीसी की इस बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि माजी में क्या क्या हुआ। मसलन 1970 में मौलाना कौसर नियाज़ी पीपल्स पार्टी के बड़े शोला बयां मुकर्रर, फिर वज़ीर इत्तलात भी रहे, वो जेल में थे। वो जेल से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और पता नहीं 70,000 के मार्जिन से अपने मुखालिफ को उन्होंने मारा था। अच्छा, इसके अलावा जो हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मसलन जावेद हाशमी मुझे याद आ रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ के मुकाबले में उन्होंने वज़ीर आज़म के कागजात जो हैं वो दाखिल करवा दिए थे। अच्छा, इसके अलावा 1970 में कौसर ने आया, 1977 में चौधरी ज़हूर इलाही, उन्होंने जेल से ही इलेक्शन लड़ा था, और ये चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही वगैरह उस वक्त ये लड़के बाले थे, इन्होंने उनकी मुहिम चलाई थी। फिर 1985 के जो गैर जमाती इंतखाबात थे उसमें लाहौर के शेख रुहेल असगर और उनके भाई वो थे। फिर 2002 में जो मुशर्रफी इलेक्शन थे उसमें सिपाही साहबा के जो मौलाना आज़म तारिक थे उन्होंने जेल से ही इलेक्शन लड़ा था और वो जीते थे। तो ये हो जाता है, मतलब नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान को लड़ने देंगे इलेक्शन? कहाँ लड़ने देंगे? ये जिस तरह के इशारे आ रहे हैं। नहीं, वो तो जाहिर है, ऑब्वियस लग रहा है बज़ाहिर के ऐसा ही होने वाला है जैसा कि आप कह रहे हैं। अच्छा, और आज जाहिद हुसैन ने आर्टिकल लिखा, उसका एक जुमला मुझे अच्छा लगा। वो ये कह रहे हैं कि अच्छी खबर ये कि इलेक्शन हो रहे हैं, बुरी खबर ये है कि इन्हें पे असरअंदाज होने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बहुत कुछ लेवल किया जा रहा है। अच्छा जुमला है वैसे। देखिए, कौन मानेगा इस इलेक्शन को? ये मतलब बहुत ही भौंडे तरीके से करें। 2018 में भी किया था, हमने नतीजा उसका देख लिया। अब दोबारा एक बहुत ही भौंडे तरीके से एक पार्टी को, एक लीडर को इतना ब्लेटेंटली मजलूम बना देना, उसको मतलब कागजात नामजदगी तक छीन के ले जाना, मतलब 18 के इलेक्शन मान लिए थे? मान लिए थे? नहीं, देखिए, नहीं,
देखें, आपने नहीं माने ना, एट द एंड ऑफ द डे कारोबार हुकूमत चलता रहा। 2002 के इलेक्शन मान लिए ना। मेरे और आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये देख लिया कि उसके बाद आपका मुल्क जो है वो कितना और पीछे चला गया, आपके मसाइल कितने बढ़ गए। यार ये तो आप सोच रहे हैं ना, मतलब अब ये जो लोग जो इलेक्शन करा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी प्लान। अच्छा, मुझे ये भी एक बड़ा है कि ये जो हमारी बाकी जो दो पार्टियां हैं जो जिनको इस वक्त सांप सूंघा हुआ है इस पूरे हालात पे, उन्होंने ये सब भुगता हुआ है। हाँ, इस वक्त तो ठीक है वो इलेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, हाँ, दिखावे के लिए ही। एट द एंड ऑफ द डे फिर इन्हें साथ बैठना है। मतलब ये कैसे पॉलिटिकली कैसे इसको सेल करेंगे कि ये इलेक्शन जो है किस तरह क्रेडिबल था। आपके सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स भी आएंगे, पूरी दुनिया देखेगी, हम सब तमाशा देखेंगे। हाँ, तो कौन, मतलब ये भाईजान सब हो जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बलूचिस्तान में आवारान 4 एक हल्का था, ठीक है, उसमें कुल वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर थे उनकी तादाद थी 57,000। हाँ। 2013 के इलेक्शन में, जो कि कंपैरेटिवली साफ सुथरे कहे जाते हैं जी, वहाँ से जो कैंडिडेट जीता है उसने 571 वोट लिए थे और वो चीफ मिनिस्टर भी बना। 57,000 में से, मुझे नहीं पता वो चीफ मिनिस्टर बना या नहीं, मैं इतनी गहराई में नहीं जा रहा। लेकिन जहाँ ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो बस एक और ख़बर, हमने अपनी तो बात कर रहे हैं। अमेरिका में आपने देखा ट्रम्प साहब को उन्होंने नाअहल क्या मतलब, हाँ, नाअहल ही कहा है कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप दंगे फसाद में थे। लेकिन अब लग ये रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनकी सारी उम्मीदें। अच्छा, उनके तर्जुमान ने इसका उनका रिएक्शन जो है वो ऐसा, अगर अमेरिका का लफ्ज़ माइनस करके पाकिस्तान लगा दें तो बड़ा मज़ा आएगा। उनके ट्रम्प के तर्जुमान ने कहा है कि ये जो है, ये जो जज है ना, इनका झुकाव डेमोक्रेट्स की तरफ है। जॉर्ज सोरोज एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, जॉर्ज सोरोज और बाएं बाजू के ग्रुप ट्रम्प को नाअहल करार देने की मुहिम के लिए पैसा लगा रहे हैं और वो नौसरबाज जो बाइडन को उसके ओहदे पे बरकरार रखना चाहते हैं। ट्रम्प की मकबूलियत से डेमोक्रेट्स के हाथ पांव फूल गए हैं जी। साउंड्स फैमिलियर, सुना साउंड्स फैमिलियर। हाँ, तो सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं। तो इसका मतलब है कि सियासतदान कहीं का भी होता पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं तो फिर ज़रा बलूचिस्तान की बात करते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। बलूचिस्तान का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, वहाँ के जो हालात रहे हैं, मसला सियासी है या फ़ौजी है, इस पर भी बहस रहती है। हम ये जानते हैं कि वहाँ पे जो लोग पहाड़ों में गए, जिन्होंने हथियार उठा लिए हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, वहाँ पे जो तशद्दुद होता रहता है, उसमें कई ग्रुप एक्टिव रहे हैं। मतलब बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी, फिर यूनाइटेड बलोच आर्मी, इन ग्रुपों के आपस में ताने बाने मिलते भी रहे हैं, कभी ये कोऑपरेट करते हैं, कभी आपस में लड़ते भी रहे हैं। इसी तरह आज हमने देखा क्वेटा में एक भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज गुलजई ने ऐलान किया कि वो हथियार डाल रहे हैं। उनका ताल्लुक मस्तुंग से है और उन्होंने ख़ुद बताया कि मैं एक लंबा अरसा जो है महकमा खुराक में काम कर रहा था, फिर 2009 में मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया, मैंने हथियार उठा लिए, मैंने पहाड़ों का रुख किया और 15 साल तक मैं इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं इस्तेमाल हो रहा था बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों, और आज उन्होंने कहा कि मैं अपने 17 साथियों के साथ हथियार डालता हूँ। 70 लोगों के साथ मैं हथियार डालता हूँ और मैं कौमी धारे में शामिल हो रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा उसकी एक झलक सुन लेते हैं। ये तकरीबन से तहरीक चल रही है। इस 20 सालों के दौरान हज़ारों ऐसे बलोच हैं जिनको नाहक कत्ल किया गया है। जुल्म की एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। अगर उसका कुछ भी हिस्सा मैं यहाँ बयान करूँ तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बैरून एजेंडों पर काम कर रहे हैं, इस मसले का हल नहीं है। यहाँ पर रह चुका हूँ, बलूचिस्तान की महरूमियाँ, बलूचिस्तान की पसमानदगी का हल सिर्फ और सिर्फ करप्शन पे काबू पाने से हल है। यहाँ पर करप्शन काफ़ी होता है। अगर
अगर मुल्क को दिया गया जितना भी बजट दिया जाता है उसका 50% भी आम लोगों पर खर्च किया जाए तो मेरे ख्याल यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल होंगे। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड ये है कि सितंबर 2022 में हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, फ़ौज ने एक कार्रवाई की। उस वक्त एक मिलिटेंट थे, यही बलोच मिलिटेंट, जिनका नाम है गुलजार इमाम शम्बे, उनका तखल्लुस है या एलियस है। वो कुछ मिसिंग हो गए इन एक्टिविटीज़ से, तो काफ़ी ये इतलात आई कि शायद वो अरेस्ट हो गए हैं। बहरहाल इस साल अप्रैल में ISPR ने कहा कि बिल्कुल हमने इनको अरेस्ट किया है, और ये एक समझा जाता है कि एक बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि उनके पास से फिर बहुत सारी मालूमात निकली जिनके तहत फिर मकरान के इलाके में फ़ौज ने, इंटेलिजेंस ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की, और ये जो नेटवर्क है मिलिटेंट्स का, इसको ब्रेक करने में काफ़ी मदद मिली। उसी का फिर एक नतीजा ये भी है कि ये सरफराज बंगुलज़ई जो हैं, इन्होंने भी हथियार डाले। तो पहले ये गुलजार इमाम ने ऐसी किस्म की प्रेस गुलजार इमाम से भी पहले इमरान खान की जब हुकूमत थी तो मुझे याद है कि एक बहुत बड़ा जो है वो तकरीब हुई थी, और उसमें कई मुसलसल 3-4 दिन तक जो है वो हथियार डालते रहे लोग, लेकिन फिर बाद में पता नहीं चलता कि वो लोग गए किधर, फॉलो अप नहीं आता कि वो हैं कहाँ। इन लोगों के बारे में तो कम से कम ये इस्टेब्लिश्ड है कि ये एक्टिव थे और ये जाने जाते हैं उन हलकों में। माजी में हमने देखा है कुछ ऐसे लोगों को ने भी बाज़ाहिर हथियार डाले जिनके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था। इनकी अपनी जो है और ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिबिलिटी वगैरह सब क्या है वो मौजूद है हमारे साथ। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नमा इंतखाब कोयटा के मुदीर हैं, मालिक हैं अनवर साइदी साहब। उनसे पूछते हैं ये हथियार डालने की साइंस थोड़ी सी समझाइए हमें। पहले भी ज़ाहिर है हम ये सब देखते रहे हैं और फिर बाद में कोई फॉलो अप नहीं आता, फिर एक चुप लग जाती है, फिर अचानक से कोई इस तरह की तकरीब होती है और उसके बाद फिर हालात जूं के तूं होते हैं। जी सर। इसका आगाज़ तो 1948 से हुआ था जी, जब उस वक्त शहजादा करीम बागी हुए थे अफगानिस्तान, और बाद में उनको लाया गया और उन्हें हथियार डाले। और उसके बाद 58 में जैसे कि आपको पता है तो नौरोज खान और उनके साथियों को लाया गया और कहा गया उन्हें हथियार डालें। फिर 73 में जब नवाब अकबर खान गवर्नर थे, बहुत बड़ी तादाद में भुट्टो के दौर में ये कहा गया कि लोगों ने हथियार डाले, और वो सिलसिला अब तक चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में जितने लोगों ने हथियार डाले हैं वो हज़ारों की तादाद में होंगे, और इससे ये नज़र आना चाहिए बलूचिस्तान के जो ज़मीनी जो हालात हैं या हक़ाइक़ हैं उनमें फ़र्क आना चाहिए। वो जी वो जो इंसर्जेंसी है वो अभी तक जारी है, और जैसे कि होता है उसमें कमी बेशी होती रहती है, लेकिन इन लोगों के हथियार डालने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हुकूमत की कोशिश है कि वो लोगों का मोरल ऊपर करने के लिए तो इस तरह के तरीके इख्तियार करती है। तो ये जो सरफराज बंगुलज़ई साहब, आप लोग ज़्यादा आलिम और बाखबर हैं तो उनका नाम मालूम होगा, लेकिन मुझे इसका नाम पहले मालूम नहीं था, क्योंकि बंगुलज़ई तो बेशुमार लोग बागी थे, शायद उनने हथियार भी डाले हों। और ये मस्तूंग जो है, ये जो बगावत कहें या इंसर्जेंसी कहें, इसका एक मरकज़ रहा है। तो हो सकता है कि ये भी बड़े लीडर हो, लेकिन मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है, और मैंने आज पहली दफ़ा उनका नाम गिरामी सुना है। जी अच्छा साजी साहब, एक सिर्फ मैं बात पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपने देखी हो तो उन्होंने एक बात ये भी कही, मतलब कि इनको जो भी एहसास हुआ है कि मैं गलत काम कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कलदम तंजीमें हैं ये अब ख़वातीन को इस्तेमाल कर रही हैं, उनको एक ढाल के तौर पर यूज़ कर रही हैं। साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार इस आदमी का नाम सुना है। हाँ नहीं, लेकिन आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई ना, आज सुना है ना नाम,
कहने का मकसद ये है, मतलब साइदी साहब को तो पता होना चाहिए था इसके बारे में। बिल्कुल पता होना चाहिए था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा कि ख़वातीन का जो इस्तेमाल बढ़ गया है मिलिटेंसी में, वो इनको काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने कहा कि हमारे बलोच माशरे में ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त होती है, लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि एक पूरा काफ़िला है, एक पूरा मार्च है जो तुर्बत से, कोयटा से, डेरा गाजी खान से होता हुआ आज इस्लामाबाद पहुंचा है। ये लापता अफराद के हवाले से, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उनको इस्लामाबाद में भी शायद एंटर नहीं होने दिया गया। आपके ख्याल में एक तरफ वो चल रहा है, दूसरी तरफ ये हथियार डाल रहे हैं, डलवाए जा रहे हैं, जो भी है, इसका आपस में कोई लिंक है या ये अलग अलग वाक़यात हैं? देखिए जी, उसका लिंक है कि इधर मार्च इस्लामाबाद यानी के करीब पहुंच गया DI खान से, तो उन्होंने वो मंगलजी साहब को पेश किया कि उसने हथियार डाले, और फिर उन्होंने ख़वातीन के हवाले से, चूंकि मार्च ख़वातीन है उसमें शामिल हैं और क़यादत भी वही कर रही है, इसलिए उसने तो खुद लिंक किया ना कि भाई ये ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यानी इससे ये जाहिर होता है कि वो उनको इतराज़ है। लेकिन अब ये है कि ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में पहली मरतबा निकले हैं, और मैंने एक कालम लिखा था बलोच पेशमर्गा कुछ अर्सा पहले, जिसके बाद ये कुछ ख़वातीन ने यानी वो खुदकुश हमले भी किए। तो ये एक नया फनामना है, जैसे कि आपको पता है कि कुर्द पेशमर्गा है, और वहाँ की ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बल्कि दाइश को भी उन्होंने शिकस्त दी जो कोई शिकस्त नहीं दे सका। तो ये एक नया फैक्टर है बलोच तहरीक में, और उसमें बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल हो गई हैं और नौजवान भी शामिल हो गए हैं। और ये तहरीक अब पुराने आजमूदा जो सियासतदान हैं या जो पार्लिमानी सियासतदान हैं, अब उनके असर में बिल्कुल नहीं है, और ये नए लोग हैं, और यानी यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के नई नस्ल के लोग और गरीब लोग हैं। और ये जो क़यादत है ये पहली मर्तबा यानी कामन जो लोग हैं उनके हाथ में आ गई है। तो जाहिर है इससे कोई जो है गवर्नमेंट को तो तकलीफ होगी इससे कि ऐसा ना हो। लेकिन साहब सॉरी, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। ज़ेर बहस है बलूचिस्तान कोयटा में एक मुबैना अलहदगी पसंद कमांडर ने हथियार डाले हैं अपने साथियों समेत, और दूसरी तरफ बलूच ख़वातीन का जो काफ़िला है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहुंचा है। जो कोयटा में हथियार डालने की तकरीब हुई उसकी अहमियत उजागर करने के लिए वज़ीर आज़म काकड़ ने उसका खैर मक़दम किया है। शहबाज शरीफ ने भी खुशी का इजहार किया है। अनवर साइदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंतखाब के एडिटर। साइदी साहब, ये जब इस तरह की ख़बरें आती हैं कि जी फ़लाँ कमांडर ने हथियार डाल दिए अपने साथियों समेत, और जैसा कि हम अभी तक बात कर चुके हैं कि माजी में इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं, ये जब आम बंदा कोयटा में या आवारान में या गवादर में सुनता है तो वो उसका किस हद तक नोटिस लेता है, या सिर्फ खाली खुली ये रियासती इदारे खुश हो जाते हैं कि ये एक तरह की PR एक्सरसाइज है या कुछ और दिखाने की कोशिश है? क्या होता क्या है? आम आदमी जो है वो इस तरह की खबरें सुनने के आदी हो गए हैं जी, और मेरे ख्याल में वो खास इसका नोटिस नहीं लेते, क्योंकि ये मुसलसल ये हो रहा है। अब इस इंसर्जेंसी को शुरू हुए जो ताज़ा है इसको 18 बरस बीत गए, और ये इतना फैल गया है कि यानी मंद जो बॉर्डर है ईरान का और जो तोसा है जो डेरा गाजी खान में है, तो इसमें तो अब बलोच डायस्पोरा भी शायद शामिल हो रहा है जी। यानी ये, तो लोग इस बात पर मेरे ख्याल में कोई इसको संजीदगी से नहीं लेते। अच्छा, एक पैरेलल दुनिया भी है बलूचिस्तान में। मसलन आप ज़ाहिर है आपसे बेहतर कौन जानता है कि बलूचिस्तान जो है वो एक ना सिर्फ सियासी तजर्बाकार रही है, बल्कि जो भी मॉडल अप्लाई करना होता है वो पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि वो कोयटा से शुरू होता है। अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले
बलूचिस्तान के पॉलिटिकल फिश फॉर्म में दबा के माहीगिरी हुई है। कुछ मियाँ नवाज शरीफ ने मछलियाँ पकड़ी हैं, आप कुछ आसिफ जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो सियासी अमल है ये कुछ गियर अप हुआ है या अभी तक वोटर का और इन सरगर्मियों का कोई आपस में ताल्लुक आप नहीं देख पा रहे? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि जो बलूचिस्तान के तूल अर्ज में जो मेन लैंड है उसका, यानी वो कोहलू से लेकर मंद तक इस दरमियानी पट्टी में कुछ पॉकेट्स है जहां पोलिंग की पोजीशन है। इस इलाके में तो पोलिंग की पोजीशन मुझे नजर नहीं आती। जैसे कि एक दफा जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो साबिक वजीर आला कुतुबुद्दीन बिजंजो 544 वोट लेकर कामयाब हुए थे, तो इस बार भी बड़े इलाके में कोई ऐसी सूरत है कि वो उम्मीदवार को 500 को 1000 या जो भी वोट अपने को डलवाएं, तो बाकी जो है कोई नॉर्मल सिचुएशन इलेक्शन जैसी नहीं है। कुछ पॉकेट्स हैं जैसे नसीराबाद है, सिब्बी है और लसबेला है, इसमें इलेक्शन की पोजीशन है, लेकिन बाकी इलाकों में तो नहीं है। साजिद साहब, ये जिस तरह आपने कहा, ये हम हमेशा यही सुनते हैं जब भी हम बलूचिस्तान जाते भी हैं या किसी से बात होती है, वो कहते हैं जी यहाँ पे तो इलेक्शन होता नहीं है, यहाँ पे तो सिलेक्शन होता है, जो फिर हमने नेशनल लेवल पे हमने 2018 में भी हमने देख लिया। मैं आपसे थोड़ा सा ब्रॉड एक सवाल करना चाह रहा हूँ, हमारे पास आखिरी चंद मिनट रहते हैं, कि देखिए आपने जिस तरह खुद ही कहा कि इलेक्शन भी वहाँ पे ऐसे ही होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस है नहीं, 18 साल हो गए हैं एक शोरिश को, और उसके बाद भी हम ये अपने ट्राई टेस्टेड पुराने जो हमारे तरीके हैं, SOPs हैं कि कभी किसी से कोई हथियार डाल देगा, कभी कुछ हो जाएगा, हम बयानिए की लड़ाई जीतने में लगे हुए हैं बज़ाहिर। आज भी मैं सारा दिन देख रहा था, तो हमारे दिफाई तज्जिया नगार हैं वो उस पर बहुत खुश थे कि देखें बयानी की लड़ाई हम जीत रहे हैं। आप मुझे बताएं यहाँ पे होना क्या चाहिए और कब तक हम ये और सस्टेन कर सकते हैं? जितनी वहाँ पे लॉलेसनेस है, जितनी रोज़ रिपोर्टें आती हैं, हमारे फ़ौजी भी शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, ये इसके लिए क्या करना क्या होगा कि हम वहाँ पे हालात को बेहतर करें? देखिए जी, बहुत ज़माने से हुकूमतों के पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। उनके पास वाहिद ऑप्शन ताकत का इस्तेमाल है, और बदकिस्मती से दोनों फरीक जो है इसी एक ऑप्शन पर अमल कर रहे हैं, यानी ताकत का इस्तेमाल। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो या तो हुकूमत संजीदा हो, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो, कोई इकोनॉमिक पैकेज हो, तो वो भी पेश करें। साइदी साहब, हिस्टोरिकली स्पीकिंग बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मरहला तो तब आएगा ना जब मामलात सियासतदानों के हाथ में होंगे। एक एक्सक्लूसिव जोन है मुसलसल, उसमें अगर हम वो सियासतदान स्ट्रेटजी बना भी लें तो अकेला चना क्या भाड़ झोंक लेगा, वो जो एक उर्दू का मुहावरा है। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो बड़ी एडवांस लेवल की बात है। पहले तो ये कि मामलात ही अगर रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते रहेंगे, जब से वजूद में आया है ये सूबा 1970 से, तो कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, और हो भी गई तो अब तक बड़ी 2-3 संजीदा कोशिशें भी हुई थी डॉक्टर अब्दुल मालिक के ज़माने में या उससे पहले भी। आपको पता है उनका क्या नतीजा निकला, कौन वीटो कर देता है? देखिए जी, मेरी मुराद उन ताकतों से है जो सूबे को चला रहे हैं, मुल्क को चला रहे हैं। इससे मुराद सियासतदान नहीं है जी, क्योंकि वैसे भी सियासतदानों की मुल्क भर में हालत पतली है। बलूचिस्तान में न सियासत है न सियासतदान है, वो चंद इलेक्टेबल्स हैं। वहाँ इलेक्शन नहीं, करारंदाजी होती है, जिसका नाम निकलता है लिस्ट में तो वो कामयाब करार दिए जाते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि जो हाकिमान हैं वो कोई स्ट्रेटजी अगर बनाएं तब कोई पेशरफ हो सकती है, क्योंकि इन लोगों में तो सलाहियत नहीं है, ना इनमें कोई इनको इजाजत है, ना ताकत है। ये जो जिनको सियासतदान कहा जाता है, ये तो रिडेंडेंट हैं, रिलेक्टेंट हैं, और ये अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपना वो पेट पाल रहे हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है उस तरह कि ये कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। सही, बिल्कुल ठीक है। अनवर साजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इनकी जो ऑब्जर्वेशन है और जो एनालिसिस है, मतलब उससे कहाँ आप डिसएग्री करेंगे, क्योंकि जो इन्होंने नक्शा खींचा है, आई डोंट नो कि हम कैसे इससे निकलेंगे इस साइकिल से। ट्रेजेडी पता क्या होती है?
जो बात आम आदमी के लिए दीवार पे लिखी होती है, वो जो फैसला साज है उसे वो दीवारी ही नजर नहीं आती। इस पे तहरीर नहीं जो लिखी हुई दीवार पे, दीवारी नजर नहीं आती। ये है। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।